Welcome. We were on the journey to the Indian Constitution and here our next stop which is Schedules of Constitution of India. अब तक हमने सीरीज़ में ब्रिटिश काल में पास हुए एक्ट्स पढ़े, हमारे संविधान सभा के बारे में पढ़ा, संविधान में मौजूद प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हमारे संविधान में फॉरेन सोर्सेज से जितनी चीज़ें ली गई थी उनके बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. सो लेट्स आउटलाइन दिस. शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि शेड्यूल्स होते क्या हैं? ये टेबल्स हैं, टेबल्स विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स. यानी हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं पर उन आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है. अब उस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम जहाँ पर आर्टिकल मेंशन होता है वहाँ पर एक ही जगह तो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए उस इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट जो कि किसी और वे में हमें समझाना चाहिए समझने वाले को, तो वो हमने अलग से लिख के रख दिया है शेड्यूल्स के फॉर्म में. सो शेड्यूल्स आर द टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स. इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 8 शेड्यूल्स, यानी शुरुआती तौर पर हमारे संविधान में 8 शेड्यूल्स थे. इसके बाद 4 मोर शेड्यूल्स वर एडेड बाय डिफरेंट अमेंडमेंट्स नाउ मेकिंग अ टोटल टैली ऑफ 12. यानी कि शुरुआती 8 शेड्यूल्स के बाद हमारे संविधान में 4 और शेड्यूल्स समय समय पर अमेंडमेंट करके जोड़े गए और आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं. 9th schedule contains provisions as to validation of certain acts and regulations added with first amendment in 1951. 9th schedule में validation of acts यानी कुछ ऐसे acts जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं, तो स्पेसिफिक केसेस के बेस पर लॉ बने हैं, उनको वैलिडेट करने का काम वो किया गया है 9th schedule में. इसके बाद 10th schedule contains provisions as to disqualification on ground of defection added with 35th amendment in 1975, then removed later and later it was added in 1985. यानी कि 10वां शेड्यूल जो है ये 35वें अमेंडमेंट के साथ 1975 में जोड़ा गया, फिर उसको निकाल भी दिया गया और फिर इसे वापस जोड़ा गया 1985 में. इसमें बात की गई है डिफेक्शन के बारे में यानी दल बदल कानून के बारे में. इसके बाद 11th शेड्यूल कंटेन्स द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स. इट वॉज एडेड इन 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इसके बाद 12th शेड्यूल contains the powers, authority and responsibilities of municipalities. It was added by 74th Amendment Act of 1992. Schedules are lists in the Constitution which categorize and tabulate bureaucratic activity and government policy. यानी कि शेड्यूल्स एक तरह की लिस्ट होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कैटेगराइज करती हैं एंड टेबुलेट करती हैं, यानी टेबल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को एक जगह संगठित करके दिखाती हैं हमें. किस तरह की इन्फॉर्मेशन? ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को टेबुलेट करके या कैटेगराइज करके हमें एक जगह दिखाया जाता है संविधान में लिस्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में. इसको हम कहते हैं शेड्यूल्स. अब आइए हम एक एक करके सभी शेड्यूल्स को जानते हैं. सो सबसे पहले शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में बात की गई है आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बारे में. इस शेड्यूल में पार्ट 1 है जिसमें स्टेट्स के बारे में बात की गई है और पार्ट 2 में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है. दिस शेड्यूल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच ऑन काउंटिंग टुगेदर मेक्स अप द यूनियन ऑफ इंडिया. यानी भारत यानी यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को मिलकर जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं उन सब के बारे में डिफाइन किया गया है हमारे शेड्यूल 1 में, यानी कि हमारे देश के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है. इसके बाद है शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 में आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एंड 221 से रिलेट करता है. इसके पार्ट ए में एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस पेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स इक्विवेलेंट टू गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस ऐसा लिखा गया है. वाइस प्रेसिडेंट और पर्सन डिस्चार्जिंग फंक्शंस एज प्रेसिडेंट और ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट ही एंटाइटल्ड सेम एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस. यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट कभी या कोई और व्यक्ति प्रेसिडेंट की जगह उनका रोल अदा कर रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट को भी या उस आदमी को भी वही सेम प्रिविलेजेस और एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट को मिलते हैं, ऐसा यहाँ लिखा गया है. इसके पार्ट सी में heads of Lok Sabha and Rajya Sabha get salaries equivalent to Speaker of Constituent Assembly and same for Deputy Speaker. Heads of Legislative Assembly and Council equivalent to corresponding to before Constitution. यानी जब संविधान नहीं बना था उससे पहले जैसे हालात थे, जैसे प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके जो हेड्स थे उन्हीं के बराबर का एमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे संविधान बनने के बाद के लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड्स को. इसके पार्ट डी में लिखा गया है सैलरीज टू चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 374 से रिलेट करता है एंड हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 376 से रिलेट करता है. इसके पार्ट ई में सीएजी ऑफ इंडिया एंड सैलरी जो कि आर्टिकल 377 से रिलेट करता है, इसके बारे में बताया गया है. सो शेड्यूल 2 जो है ये बेसिकली सैलरीज से रिलेट करता है ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इसके बाद है शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 में आर्टिकल 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 एंड 219 के बारे में चर्चा की गई है. इसमें बोला गया है ओथ्स के बारे में, यानी जो शपथ लेते हैं हमारे सरकार के अधिकारी, उन शपथों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितने प्रकार की शपथ होती हैं और किस अधिकारी को कौन सी शपथ लेनी है.
जैसे कि मिनिस्टर फॉर यूनियन जो होता है उसे ओथ एक ऑफिस के लिए लेनी होती है और एक ओथ फॉर सीक्रेसी लेनी होती है, यानी कि कार्यभार संभालने के लिए ओथ ऑफ ऑफिस एंड जो गुप्त इंफॉर्मेशन होगी उसको गुप्त रखने के लिए ओथ ऑफ सीक्रेसी। इसी तरह ओथ फॉर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, ओथ बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओथ बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीएजी, ओथ बाय मिनिस्टर फॉर अ स्टेट, इनको भी 2 शपथ लेनी होती हैं ऑफिस के लिए और सीक्रेसी के लिए। ओथ बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ओथ बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ओथ बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सो शेड्यूल 3 जो है ये शपथ जो ओथ होती हैं उनसे रिलेट करता है। इसके बाद शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में आर्टिकल 4, 1 एंड 82 के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बात की गई है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें हैं उनका एलोकेशन शेड्यूल 4 में बताया गया है। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, तेलंगाना में 7, असम में 7, बिहार में 16, झारखंड में 6, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, केरल में 9, एमपी में 11, छत्तीसगढ़ में 5, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, यूपी में 31, उत्तराखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 16, नागालैंड में 1, हिमाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू एंड कश्मीर से 4। तो इस तरह से एलोकेशन है हमारी राज्यसभा की सीटों का स्टेट वाइज। हाईएस्ट जो है यह है 31 फ्रॉम यूपी। सो शेड्यूल 4 जो है यह रिलेट करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। इसके बाद है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में चर्चा की गई है आर्टिकल 244(1) की। इसमें बताया गया है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके पार्ट ए में बताया गया है एक्सेप्शन फॉर द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस इस शेड्यूल में दी गई हैं उनसे एक्सेप्शन दिया गया है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, इन 4 राज्यों को। इनको लेकर एक अलग से शेड्यूल बनाया गया है शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में executive power of a state extends to scheduled areas therein. Governor of each state having scheduled area therein shall annually or whenever so request by president make a report to president regarding administration of scheduled areas. यानी कि किसी भी स्टेट में जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं या शेड्यूल्ड एरिया घोषित है वहां पर अगर प्रेसिडेंट जब भी मांगता है तो उस स्टेट के गवर्नर को उस शेड्यूल्ड एरिया के बारे में वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को देनी होगी। ऐसा पार्ट ए में बोला गया है। पार्ट बी में बोला गया है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज as per president directs and non-scheduled areas where scheduled tribes are present for welfare and advancement of scheduled tribes। यानी कि जहां पर भी शेड्यूल्ड एरिया प्रेसिडेंट के द्वारा घोषित किया गया है या फिर जहां पर घोषित नहीं किया गया पर वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, ऐसी जगहों पर ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके बाद पार्ट सी में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज दे आर अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट it and increase in these areas in the states are done after consultation with governor। यानी कि शेड्यूल्ड एरिया की जो डेफिनेशन है वो असल में प्रेसिडेंट डिफाइन करता है और किसी स्टेट में जब शेड्यूल्ड एरिया का जो एक्सटेंट है वो बढ़ाया जाना है तब कंसल्टेशन किया जाता है गवर्नर के साथ। इसके बाद पार्ट डी में अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की गई है इस शेड्यूल में। सो शेड्यूल 5 जो है ये शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब इनके बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद शेड्यूल 6 में बात की जाती है आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) के बारे में। इसमें सेपरेट प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज इन स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जिन 4 स्टेट को शेड्यूल 5 में एक्सेप्शन दिया गया था अब शेड्यूल 6 में उनके अंदर किस तरह से शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में बताया गया है। इफ देयर आर डिफरेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर may by public notification divide the area or areas inhabited by them into autonomous region. So there shall be a district council for each autonomous district consisting of not more than 30 members, of whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage. इसके बाद there shall be a separate regional council for each area constituted an autonomous region under subparagraph 2 of paragraph 1 of the schedule. Power of the district councils and regional councils to make laws, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है शेड्यूल 6 में, यानी कि शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इन 4 स्टेट्स में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद शेड्यूल 7 जो है ये आर्टिकल 246 से रिलेट करता है। इसमें बात की गई है 3 लिस्ट के बारे में। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट जिसमें 96 सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त। इसके बाद है लिस्ट 2 जिसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं, एंड तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स क्षेत्राधिकार हैं जिनको लेकर यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लेकर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट नियम कायदे लॉ बना सकती है। इसी तरह जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नियम कायदे लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें दोनों
मिलकर या दोनों अपने अपने लेवल पर कानून बना सकते हैं, पर अगर कहीं ओवरलैपिंग होगी सेंटर का जो कानून होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून होगा, वो ओवरराइड करेगा। सो इस तरह से 3 लिस्ट दी गई हैं ताकि क्षेत्राधिकार विधि बनाने के लिए अलग अलग हो जाएं तीनों के, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों में जहां भी ओवरलैपिंग होती है उस स्थिति में। इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो लिस्ट 1 में ये टॉपिक्स आपको टॉप में दिखेंगे: डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स, डिलिमिटेशन ऑफ कैंटोनमेंट एरियाज, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क्स, आर्म्स, फायर आर्म्स, ammunition, atomic energy and mineral resources, industries declared by parliament by law to be necessary for the purpose of defense, Central Bureau of Intelligence and Investigation, preventive detention, foreign affairs, diplomatic, consular, trade representation, United Nations organization, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ किसे है? यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें कहा जाता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स। इसी तरह स्टेट लिस्ट भी है जो लिस्ट नंबर 2 है। इसमें टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं: पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, प्रिजन्स, रिफॉर्मेटरीज, बोर्स्टर इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, पिलग्रिमेजेस, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ब्यूरियल्स एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इन पर सिर्फ कानून बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये किसमें? स्टेट लिस्ट में। इसी तरह कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, पर ओवरराइड की सिचुएशन में, ओवरलैपिंग की सिचुएशन में किसका लॉ जो वैलिड माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस लिस्ट में जो कुछ टॉपिक्स हैं वो है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, रिमूवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ प्रिजनर्स, मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स माइनर्स, अडॉप्शन, विल्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स। इसके बाद है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 रिलेट करता है आर्टिकल 344(1) एंड 351 से। इट मेंशंस लैंग्वेजेस, यानी जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी 22 लैंग्वेजेस को इस शेड्यूल में रखा गया है, जिसमें जो लैंग्वेजेस हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 22 अभी आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद शेड्यूल 9 आता है जो कि रिलेट करता है विद वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी भारत में आज़ादी के बाद से कुछ ऐसे एक्ट्स बने हैं जो कि केसेस के बेस पर हुए हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया से, तो उनको वैलिडेट करने का काम, कानूनी संरक्षण और एक्नॉलेजमेंट देने का काम इस शेड्यूल में किया गया है। यानी ऐसे एक्ट्स को मेंशन किया गया है यहाँ पर कि हाँ ये जो एक्ट्स हैं ये वैलिड हैं और अब कानून का रूप ले चुके हैं। तो ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ आपको कई सारे एक्ट्स दिख रहे होंगे: बिहार एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, द बॉम्बे टेनेसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948, द बॉम्बे मेलकाय टेन्योर एबोलिशन एक्ट 1949। तो इस तरह के एक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं बहुत सारे। सो 9th शेड्यूल जो है ये रिलेट करता है आर्टिकल 31B के साथ। 9th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इसमें टोटल 284 एंट्रीज हैं। इसके बाद शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 जो है ये रिलेट करता है आर्टिकल्स 102(2) से एंड 191(2) से। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल कानून की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कब कोई पर्सन दल बदल कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, ये यहाँ बताया गया है। पॉलिटिकल डिफेक्शंस यानी दल बदल विच डिनोट्स अ चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी ऑफ अ पार्टी लेजिस्लेटर or group of legislators who switches over to another party in the inter-election years have formidable bearing on the nature of party system and electoral representation in democracy। यानी ऐसे नेता जो चुनाव के पहले किसी और पार्टी में थे, चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इस तरह की जो ये बिहेवियर है ये इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है, इसलिए इस तरह का कानून हमारे संविधान में लाया गया। इसके बाद शेड्यूल 11 ये रिलेट करता है आर्टिकल 243G से, और इसमें बात की गई है पंचायत और उनकी पावर्स के बारे में। The 11th schedule contains the powers, authority and responsibilities of the पंचायत। 23 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनकी पावर पंचायत के हाथों में होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक्सेट्रा। सो टोटल 23 एंट्रीज हैं जिनके बारे में पंचायत लॉ बना सकती है। इसके बाद है शेड्यूल 12। ये रिलेट करता है आर्टिकल 243W से। द 12th शेड्यूल कंटेन्स द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, जिनको अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस शेड्यूल में टोटल 18 एंट्रीज हैं जो आपके सामने स्क्रीनशॉट में आपको दिख रही हैं। यानी इन सब्जेक्ट्स को लेकर म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं ये कानून बना सकती हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेस, public health, sanitation, fire services, urban forestry, safeguarding the interest of weaker sections of society, slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, provision of urban amenities, promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, burial, cattle pounds, prevention and cruelty to animals, vital statistics, public amenities, regulation of slaughter houses and
टेनरीज, तो इस तरह के टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ये कानून बना सकती हैं। अब बारी है ट्रिक की, यानी कि सारे शेड्यूल्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है डी सोरा नाम का एक अलौकिक लड़का था जिसके पास सुपर पावर्स थी। उसका नाम था डी सोरा और उसका सरनेम था अने, यानी ए और सब स्क्रिप्ट में एन ई। सो एक लड़का था जिसके पास सुपर पावर थी, उसका नाम था डी सोरा अने। एक विलन था, जैसे कि हमारा इसरो जो है ये PSLV छोड़ता है, GSLV छोड़ता है, तो उसी तरह ये जो विलन था इसने क्या किया, दुनिया को तबाह करने के लिए एक मिसाइल छोड़ी जिसका नाम था ग्लोबल लॉन्च व्हीकल। तो विलन ने छोड़ी ग्लोबल लॉन्च व्हीकल। तो जो डी सोरा अने के देश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डी सोरा अने से बोला कि जाके ग्लोबल लॉन्च व्हीकल को डिफेक्टिव कर दो, यानी कि उसको ख़राब कर दो अपनी सुपर पावर से। तो ऐसा ही किया। तो डी सोरा अने गया, उसने ग्लोबल लॉन्च व्हीकल को डिफेक्टिव कर दिया और फिर जाके अपने PM को इन्फॉर्मेशन दे दी। सो यही थी ट्रिक। अब हम इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले डी यानी हमारा शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो डी यानी हमारा शेड्यूल 1 जो कि देश के बारे में बात करता है, देश के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में। इसके बाद दूसरा शेड्यूल जो है ये सैलरीज़ के बारे में बात करता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती हैं। इसके बाद थर्ड शेड्यूल जो है ये ओथ यानी शपथ के बारे में बात करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेनी होती हैं। फोर्थ शेड्यूल जो है यानी कि आर यानी कि राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। इसके बाद है पांचवा शेड्यूल यानी कि ए यानी शेड्यूल्ड एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा विद एक्सेप्शन ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसके बाद है सिक्स्थ शेड्यूल यानी कि ए और सबस्क्रिप्ट में एन ई यानी शेड्यूल्ड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा यह हमें सिक्स्थ शेड्यूल बताता है। इसके बाद सेवन्थ शेड्यूल यानी कि जी यानी गवर्नमेंट लिस्ट जो होती हैं 3 होती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इसके बाद है हमारा 8वां शेड्यूल यानी कि एल यानी कि लैंग्वेज, जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं हमारे देश की वो 8वें शेड्यूल में बताई गई हैं। इसके बाद है हमारा 9वां शेड्यूल यानी कि वी यानी वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स पास हुए हैं और जो उनसे कानून बने हैं कानूनी प्रक्रिया से उनको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, सो वैलिडेशन ऑफ एक्ट। इसके बाद है हमारा 10वां शेड्यूल जो है DF यानी कि डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के बारे में। इसके बाद है हमारा 11वां शेड्यूल यानी कि यानी P फॉर पंचायत, यानी कि पंचायत की पावर्स, उनकी अथॉरिटी और उनके सब्जेक्ट्स जिन पर वो लॉ बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा 12वां शेड्यूल यानी कि M यानी कि म्यूनसिपैलिटी, यानी कि वो सभी अथॉरिटी और पावर्स जो कि म्यूनसिपैलिटी के पास होती हैं वो इधर मेंशन की गई हैं। सो ये थी हमारी ट्रिक टू रिमेंबर द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड इसी सीरीज़ में हम आगे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।